हेलो गाइस, मैं इंस्ट्रक्टर सुनील प्रजापत लेके आया हूं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक और टॉपिक का नाम है आर्क लैंप। तो डियर फ्रेंड्स, इस आर्क लैंप को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो अन्य नाम है कार्बन आर्क लैंप। तो डियर फ्रेंड्स, इस लैंप को हम कार्बन आर्क लैंप या फिर आर्क लैंप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, इस लैंप में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए दो इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाता है और दोनों ही इलेक्ट्रोड कार्बन के बने होते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में एक एयर गैप रखा जाता है और एयर गैप के माध्यम से क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में स्पार्किंग उत्पन्न होती है, यानी आर्क उत्पन्न होती है। इसीलिए इस लैंप को हम कार्बन आर्क लैंप या फिर आर्क लैंप के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स, जो कार्बन आर्क लैंप होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, एक बाहरी बल्ब होता है कांच का। क्या होता है, ये एक बाहरी बल्ब होता है कांच का और इस बाहरी बल्ब का जब निर्माण किया जाता है, कांच के बल्ब का निर्माण किया जाता है, उसी समय इस लैंप के दोनों साइडों में दो होल भी बना दिए जाते हैं ताकि हम इस लैंप के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रोड स्थापित कर सकें। इसलिए ये होल बना दिए जाते हैं जब लैंप का निर्माण किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को इस लैंप में स्थापित किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में जो एयर गैप रखा जाता है उसका मान रखा जाता है 1.5 mm से लेकर 6 mm तक ये एयर गैप रखा जाता है ताकि स्पार्किंग उत्पन्न हो सके, यानी आर्क उत्पन्न हो सके, जिससे प्रकाश ये उत्पन्न कर सके लैंप। और डियर फ्रेंड्स, इस लैंप के प्रकाश को तीव्र गति से पैदा करने के लिए, यानी तीव्र गति से फैलाने के लिए एक रिफ्लेक्टर भी लगाया जाता है इस लैंप के अंदर, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के एक साइड में एक रिफ्लेक्टर भी लगाया जाता है। देख रहे होंगे आप, ये एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। इस रिफ्लेक्टर का काम होता है कि जब आर्क पैदा होती है तो आर्क से जो किरणें पैदा होती है वो किरणें इस रिफ्लेक्टर से टकराती है और रिफ्लेक्टर से टकराकर क्या होती है, ये एक सीधी दिशा में गमन करती है, यानी तीव्र गति से गमन होती है, जिससे क्या होता है, ये लैंप अधिक प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। और डियर फ्रेंड्स, ये जो रिफ्लेक्टर होता है ये क्रोमियम या फिर प्लेटिनम या फिर कांच का बना होता है। और डियर फ्रेंड्स, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड उपयोग कर रहे हैं ये दोनों ही इलेक्ट्रोड कार्बन के बने होते हैं। इनमें से जो मोटा वाला इलेक्ट्रोड होता है वो होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड और जो पतला वाला इलेक्ट्रोड होता है वो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो हम इनके अनुपात की अगर हम बात करें तो इनका अनुपात होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का अनुपात होता है 2:1, यानी जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है उसकी मोटाई ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की अपेक्षा 2 गुनी मोटी होती है। तो इस प्रकार से इस कार्बन आर्क लैंप की यह संरचना होती है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स हम आर्क लैंप के सर्किट डायग्राम की और इसके वर्किंग प्रोसेस की। तो डियर फ्रेंड्स, आर्क लैंप का जो सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, एक तो होता है आर्क लैंप और आर्क लैंप के सीरीज में लगाया जाता है एक बेलास्ट, और ये बेलास्ट क्या होता है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस आर्क लैंप के सर्किट में ये बेलास्ट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि होता क्या है डियर फ्रेंड्स, जब हम इस आर्क लैंप के सर्किट को डीसी सप्लाई देते हैं तो उस समय क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और विभवांतर उत्पन्न होने से क्या होता है, इसमें आर्क पैदा हो जाती है और जब आर्क पैदा होती है, स्पार्किंग पैदा होती है, तो उस समय क्या होता है, करंट का मान बहुत अधिक हो जाता है, यानी पूरे सर्किट में करंट का मान बहुत अधिक हो जाता है। उस करंट के मान को सीमित करने के लिए, यानी कंट्रोल करने के लिए इस बेलास्ट का उपयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो बात हुई इसके सर्किट डायग्राम की। अब बात करते हैं हम आर्क लैंप के वर्किंग प्रोसेस की। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम आर्क लैंप के सर्किट को डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे और डीसी सप्लाई का जो मान होगा वो होगा 40 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक। तो जैसे ही हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे तो उस समय क्या होगा, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है लैंप का और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है आर्क लैंप का, उन दोनों के मध्य में क्या होगा, विभवांतर पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभवांतर पैदा हो जाएगा। विभवांतर पैदा होने से क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इसमें जो एयर गैप होता है उसके कारण यहाँ एयर गैप के अंदर स्पार्किंग उत्पन्न होती है। क्या होती है, स्पार्किंग उत्पन्न होती है। स्पार्किंग उत्पन्न होने से क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जब स्पार्किंग पैदा होती है तो वो स्पार्किंग के कारण, यानी आर्क के कारण जो किरणें निकलती है
वो किरणें रिफ्लेक्टर से टकराती है यानी परावर्तक से टकराती है और परावर्तक से टकराकर एक सीधी दिशा में गति करती है, तीव्र गति करती है, जिससे क्या होता है ये अधिक प्रकाश उत्पन्न करने लगता है आर्क लैंप। और डियर फ्रेंड्स, जब ये क्रिया इसमें प्रारंभ रहती है, आर्क लैंप जब आर्क उत्पन्न करता रहता है उस समय क्या होता है, इसका जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, इन दोनों का ही टेम्परेचर बढ़ जाता है और बढ़कर इस धनात्मक इलेक्ट्रोड का लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ जाता है। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान बढ़ जाता है धनात्मक इलेक्ट्रोड का। और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है इसका तापमान हो जाता है लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसी तापमान के अकॉर्डिंग ये प्रकाश उत्पन्न करता है आर्क लैंप। तो डियर फ्रेंड्स, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो टोटल यानी इस आर्क लैंप के जो टोटल प्रकाश होता है, आर्क लैंप का टोटल प्रकाश होता है, उसका लगभग 85% भाग प्रकाश कौन उत्पन्न करता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड। और 10% भाग जो प्रकाश का उत्पन्न करता है वो करता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। और जो बचा हुआ 5% भाग उत्पन्न होता है प्रकाश का, वो होता है इस आर्क के द्वारा। तो इस प्रकार से ये लैंप प्रकाश उत्पन्न करता है। और जब स्पार्किंग होती है तो स्पार्किंग के कारण आपको पता है जहां भी स्पार्किंग होती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पे करंट का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो करंट का मान बहुत अधिक हो जाता है तो उसको सीमित करने के लिए इस सर्किट में लगाया जाता है ये बैलास्ट। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात हुई इसकी वर्किंग प्रोसेस की। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कि इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनमें से मेन एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो ये आर्क लैंप होता है इसमें इलेक्ट्रोडों की संख्या कितनी होती है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जो इलेक्ट्रोडों की संख्या होती है वो होती है 2। और इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। इन दो इलेक्ट्रोडों में एक तो होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड, एक होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। और धनात्मक इलेक्ट्रोड का जो तापमान होता है जब ये प्रकाश उत्पन्न करता है, इसमें आर्क पैदा होती है, तब इसका तापमान कितना हो जाता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान हो जाता है धनात्मक इलेक्ट्रोड का। और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का जो तापमान होता है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है इसका टेम्परेचर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का। और डियर फ्रेंड्स, इन दोनों में एक और डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होता है कि जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो इस ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की अपेक्षा 2 गुना मोटा होता है। क्या होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की अपेक्षा कितना, 2 गुना मोटा होता है। तो इसके अनुपात के बारे में भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के मध्य कितना अनुपात होता है। तो इनका अनुपात होता है 2:1, यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के मध्य मोटाई का अनुपात कितना होता है, 2:1। और डियर फ्रेंड्स, आर्क लैंप को सप्लाई कितनी प्रोवाइड करवानी होती है, वो होती है 40 वोल्टेज से लेकर 60 वोल्टेज डीसी सप्लाई इसको प्रोवाइड करनी होती है इसको प्रकाशित करने के लिए। यानी आर्क लैंप को प्रकाशित करने के लिए कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होगी, 40 वोल्टेज से 60 वोल्टेज डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको हम एसी सप्लाई पर क्यों नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको सप्लाई एसी सप्लाई पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इस आर्क लैंप की संरचना में कुछ चेंज करना होगा। और वो करना होगा कि जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, इन दोनों की मोटाई समान रखनी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, साइकिल चलती है, एसी साइकिल। यानी एसी सप्लाई में क्या होती है, एसी साइकिल चलती है, तो वहां पे कभी पॉजिटिव से कभी नेगेटिव से करंट चेंज होती रहती है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोडों का मान समान, इलेक्ट्रोडों की जो मोटाई होती है वो समान रखी जाती है। दूसरी बात, ऐसी सर्किट में धारा को कंट्रोल करने के लिए यानी करंट को कंट्रोल करने के लिए चोक की आवश्यकता होती है। किसकी, चोक की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आर्क लैंप एसी सप्लाई पर भी कार्य कर सकता है।
अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आर्क लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है। तो आर्क लैंप का जो पावर फैक्टर होता है डियर फ्रेंड्स वो होता है यूनिटी यानी इकाई। अब इकाई क्यों होता है, तो आपको पता है डियर फ्रेंड्स डीसी सप्लाई में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज के ही क्रम में क्या होती है करंट, यानी दोनों के बीच करंट और वोल्टेज के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री का कोण होता है। तो आपको पता है कि कोस फाई यानी कोस 0 डिग्री का मान कितना होगा, इकाई। तो इस प्रकार से आर्क लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है, इकाई होता है। और डियर फ्रेंड्स जो सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो ये आर्क लैंप होता है उसके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एयर गैप कितना होता है। तो इसका एयर गैप जो होता है वो होता है 1.5 mm से 6 mm तक इसका एयर गैप होता है आर्क लैंप का। और डियर फ्रेंड्स जो प्रकाश की जो दक्षता होती है यानी इसके प्रकाश की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, लगभग होती है ये 20 ल्यूमेन प्रति वाट। अब डियर फ्रेंड्स बात करते हैं इसके उपयोग की, इसका उपयोग कहां किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स जो आर्क लैंप होता है इसका उपयोग हम सिनेमा प्रोजेक्टरों में और सर्च लाइटों में करते हैं, क्योंकि वहां पे अधिक तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या होती है, अधिक तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहां पे सिनेमा प्रोजेक्टरों में और सर्च लाइटों में आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है। और डियर फ्रेंड्स इसका जो प्रकाश का जो भाग होता है यानी टोटल 100% जो प्रकाश होता है एक लैंप का, उसमें से 85% भाग तो धनात्मक इलेक्ट्रोड उत्पन्न करता है और 10% जो भाग होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड उत्पन्न करता है और 5% जो प्रकाश का भाग होता है वो करता है आर्क, यानी इसमें जो आर्क उत्पन्न होती है उसके द्वारा 5% भाग प्रकाश का उत्पन्न होता है। इस प्रकार से टोटल ये 100% भाग प्रकाश का उत्पन्न होता है। तो डियर फ्रेंड्स आज हमने आर्क लैंप के बारे में यानी इसकी वर्किंग प्रोसेस, इसकी संरचना के बारे में और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया। तो डियर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें।